यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। आज की इस वीडियो में हम पेपर कोड 104 जिसे कहेंगे समकालीन भारत और शिक्षा या समकालीन भारत में शिक्षा, उस पर हम कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पढ़ने वाले हैं। और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। यूनिट 5 को कवर करेंगे, संविधान के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, और इसके बाद एक वीडियो और आएगी और आपका पूरा यूनिट 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं और डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है, संविधान शब्द का शाब्दिक अर्थ इनमें से कौन है। तो जब आपसे लिटरली मीनिंग पूछा जाए तो उसमें जो आपका आंसर होगा वो एक सोच रखना होगा। ठीक, बात समझ गए। तो यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि एक नियम रखना, होता तो एक नियम भी है, बट यहाँ से अगर शाब्दिक अर्थ आपको पूछा जाएगा तो खाली यही सही होगा, एक सोच रखना। ठीक है, ओवरऑल पूछा जाए तो एक नियम भी सही है और एक सोच भी सही है और अनेक सोच भी सही है और सबका साथ सबका विकास भी सही है। तो कैसे पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देना है। शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है तो बी ही होगा। जो है पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है, तो कोई लैटिन का वर्ड नहीं है। पहली बात तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान के अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन को किस भाषा से लिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा से, इंग्लिश भाषा से लिया गया है। आपत्ति हुई है तो उसकी मीनिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूट प्लेस टुगेदर। ठीक है, ये स्पेलिंग एकदम एग्जैक्टली देख लीजिए, इंडिया टुगेदर नहीं होगा, प्लेस नहीं होगा, प्लेस टुगेदर होगा। अब है कि एक ऐसा जगह जहां पर लोग साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, एक सोच वाले एक साथ। कंसेप्चुअल चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा कि संविधान के प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, काफ़ी कुछ बताऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी क्लास देने वाला हूं और कोशिश यही रखिए कि अंत तक इस वीडियो को देखिए। हो सकता है इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड ना कर पाऊं, इसीलिए इत्मीनान से क्लास को देखिए और बहुत कुछ फंसेगा इस क्लास से, मैं ये बता सकता हूं आपको। संविधान शब्द किस भाषा का हिंदी रूपांतरण है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया ना, कोई लैटिन। देखो बहुत ज़्यादा आपको लैटिन में ही दिक्कत होगी, तो लैटिन से नहीं है, अंग्रेजी से है। ठीक है, राज्य के कितने अंग होते हैं, तो राज्य के सभी बच्चों को पता है कि 3 अंग होते हैं। इसको अगर सरल भाषा में और बोलना चाहे तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये जो आपकी कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका में आपका लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। बात समझ रहे हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा किसमें आता है, कार्यपालिका में। न्यायपालिका आपका कोर्ट होता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है। और राज्य के 3 अंगों के नाम, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, राज्य के 3 अंग कौन से हैं। बहुत सारे बच्चे घबरा के ये लगा देंगे कि राज्य है, केंद्र और संसद है। भैया ये नहीं होगा, ये होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से कौन कार्यपालिका का अंग नहीं है। अब आपसे पूछ भी लिया गया कि कार्यपालिका का अंग नहीं है, तो आपको पता है लोकसभा कार्यपालिका में आता है, राज्यसभा कार्यपालिका में आता है, संसद खुद एक कार्यपालिका का भाग है। तो न्यायपालिका अलग है, ये इसमें नहीं आता कार्यपालिका में, ये न्यायपालिका में आता है। ठीक है, न्याय करने का श्रेय, संविधान के रख रखाव का श्रेय, संविधान को संरक्षित करने का श्रेय यदि किसी ऐसे प्रणाली को या किसी नाम को दिया जाता है तो वह संवैधानिक संस्था न्यायपालिका कहलाती है। ये क्वेश्चन आपको समझ लेना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। संविधान की देखरेख का जिम्मा किसके हाथ में है। अभी मैंने बताया कि ये जिम्मा केवल न्यायपालिका का है। अब आप कहेंगे देखरेख का जिम्मा तो कार्यपालिका के है। भैया कार्यपालिका के हाथ में देखरेख का जिम्मा नहीं है, उसको खाली उसका अनुसरण करके देश को चलाना है, उसके हिसाब से उसका देखरेख की जो जिम्मेदारी है कि क्या सही है क्या गलत। जैसे कभी कभी क्या होता है, न्यायपालिका खुद अपने विचारों को रिव्यू करती है। बात समझ रहे हैं, जैसे निजता का अधिकार में ऐसा किया गया था, आधार वगैरह ये सब जो था, तो उसमें क्या है कि संविधान के रख रखाव की जिम्मेदारी, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी, उसमें क्या सही लिखा है, उसको समय के हिसाब से कैसे परिवर्तित होना चाहिए, क्योंकि आपका जो संविधान है वो केवल कठोर ही नहीं है, उसके साथ साथ वो लचीला भी है। तो कठोर होने के साथ ये लचीला भी है, और ये लचीलेपन की प्रवृत्ति को कौन व्यवस्थापित रूप से प्रकाशित करने का कार्य करता है, वो न्यायपालिका करता है। न्यायपालिका समय के अनुसार संविधान के मूल्यों को परिवर्तित होते हुए, करते हुए दिखाने का प्रयास करता है,
कि हाँ समय के हिसाब से निजता का अधिकार भी सही है, समय के हिसाब से 21 के ए में सर्व शिक्षा अभियान को भी जोड़ा गया। मतलब आगे प्रोग्रेसिव चेंज संविधान करने के लिए बिल्कुल तत्पर होता है और यह काम न्यायपालिका ही करती है। बिल्कुल साफ शब्दों में समझा देना चाहता हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक बच्चे कर जाते हैं, समझ नहीं पाते। संवैधानिक दृष्टि से भारत देश कब आजाद हुआ? तो 15 अगस्त को आजाद हुआ, ठीक है, 14 अगस्त नहीं लगाना है आपको। संविधान बनाने के लिए जिस समिति का गठन, अब यहां पर बहुत सारे बच्चे करते हैं, कुछ लोग सभापति और समिति में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपसे समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर जी होंगे। जब आपसे सभापति का अध्यक्ष पूछा जाए, मतलब संविधान सभा के सभापति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये दोनों चीजें याद रखना। समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो डॉक्टर अंबेडकर, और समिति के सभापति पूछे जाएं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा के स्थायी सभापति तो वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऊपर समिति पूछी गई थी। संविधान समिति के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। एकदम एग्जैक्टली दिमाग में रख लो, 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। ये बात आपको कंफर्म है एकदम, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद क्या होते हैं। अभी मैं सारा डिटेल लास्ट में बात कर लेता हूं कि अनुच्छेद क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं, प्रस्तावना क्या होती है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या होती है, सारा बात कर लेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में मैं अभी बताऊंगा। 407 यहां पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद वर्तमान संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ये सब भी पूछा जा सकता है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये जो है मूल अधिकार को बोलते हैं, इसको तो आप एलिमिनेट कर जाएंगे, इसको एलिमिनेट, बट सही आंसर प्रस्तावना है। संविधान की आत्मा को प्रस्तावना कहते हैं। अब यहीं पर मैं आपको प्रस्तावना समझा दे रहा हूं, एग्जैक्टली प्रस्तावना होता क्या है। देखो, संविधान जो है आपका वो 3-4 खंडों में बांटा गया है। अगर ये आपका संविधान है तो इसमें पहला खंड प्रस्तावना है, दूसरा खंड मूल अधिकार है, तीसरा खंड मूल कर्तव्य है, चौथा खंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके बाद में फिर राज्य का कार्य है, फिर केंद्र का काम है, उसके बाद राष्ट्रपति का रखा गया है, न्यायपालिका का रखा गया है। ऐसे करके पूरे संविधान को बांटा गया है। तो इतना ज्यादा डिटेल में तो आपसे नहीं पूछेंगे, बट ये पूछ सकते हैं कि भैया प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या नहीं, उसमें इलिमिनेशन करने को आ सकता है। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं, ध्यान से सुन लो, नोट्स बना लो। प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है? प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके बाद जो है सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ विश्वास। अब इसमें अगर कुछ वर्ड ना समझ में आया हो, जैसे प्रभुता संपन्न, प्रभुता संपन्न को इंग्लिश में सॉवरनिटी बोलते हैं। इसका मतलब आप अपने देश का रख रखाव करेंगे, खुद का भी रख रखाव करेंगे। जैसे एक लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि मेरी इज्जत बची रहनी चाहिए, तो देश की इज्जत बची रहनी चाहिए, वही प्रभुता संपन्न होता है। अपने देश पर गर्व कीजिए और अपने देश की इज्जत बचा कर रखिए। ये एकदम सरल शब्दों में समझा रहा हूं। समाजवादी क्या होता है? हर एक व्यक्ति की मदद कीजिए, सर्वहारा व्यक्ति, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, ये जो सर्व शिक्षा अभियान आया ये समाजवाद ही है, समाजवाद की परिकल्पना है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझते चलो कि समाजवाद क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हम सारे धर्म को एक जैसा मानेंगे, किसी भी धर्म के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। बात समझ में आए? जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो एक फिलॉसफी इसमें लेकर चलेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब लोकतंत्र से ही है कि सबका साथ सबका विकास। उसके बाद सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय का मतलब जैसे SC ST को आरक्षण क्यों दिया गया, वो इसी के वजह से दिया गया ताकि इनको ऊपर लाया जा सके, मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, तो उनके साथ सामाजिक न्याय भी स्थापित हो सके। OBC को आर्थिक न्याय की दृष्टि से रखा गया है, इनको सामाजिक न्याय की दृष्टि से रखा गया है। कारण ये था कि अंबेडकर जी के तमाम संशोधन और तमाम संघर्षों के बाद ये चीज निकल कर आई कि SC ST के साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे भेदभाव हो रहे हैं, तो उन्हें एक सामाजिक छूट दी जाए ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके। OBC के लिए अर्थव्यवस्था के दृष्टि से उनकी आर्थिक
सहमति को आगे बढ़ाने के लिए, उनके आर्थिक पंगुता को दूर करने के लिए उनको आगे लाने का प्रयास किया गया है। संविधान में यह चीज उल्लेख किया गया है। बहुत सारे संशोधन भी हुए हैं, वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। बहुत ही जबरदस्त क्लास देने वाला हूं आपको। उसके बाद में फिर यहां पर कुछ वर्ड्स आपको जैसे नहीं समझ में आए होंगे जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी बंधुता, बंधुता का मतलब भाईचारा होता है। सिंपल से शब्दों में अखंडता मतलब खंड ना हो, देश खंडित ना हो, देश एक हो रहे। तो ये सभी बच्चों का कर्तव्य है, शिक्षकों का कर्तव्य है, पूरे देश का कर्तव्य है। और यही जो कर्तव्य मैं बोल रहा हूं यही आपके मूल कर्तव्य में भी लिखा हुआ है। बात समझ में आई? तो ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना में ये जितने वर्ड्स मैंने बोले हैं ये आपके एग्जाम में एलिमिनेशन करने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद संविधान को अंगीकृत किया गया, मतलब संविधान को कब लागू किया गया? तो वो भैया 26 नवंबर 1949 को किया गया। एकदम डेट एग्जैक्टली याद कर लो, 26 नवंबर होगा यहाँ पर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किसका संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? अब देखो क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। अभी मैंने जो आपको बताया था राष्ट्रवाद का उल्लेख कहीं नहीं है। अब आपको देखने में तो लगेगा हाँ भैया राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र का विकास, चलो लगा दो सभी ऑल ऑफ द अबव कर दो, बट भैया बहुत बड़ा मिस्टेक कर जाओगे, क्योंकि ये वर्ड लिखा है, ये वर्ड लिखा है, ये वर्ड, बट राष्ट्रवाद कहीं नहीं लिखा है। तो एक बार वीडियो को फिर से पॉज करके जाओ, पीछे जाओ, उसको सुन लो कि एग्जैक्टली प्रस्तावना में लिखा क्या है। मैंने लिटरली आपको बोल दिया, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार परेशानी होती है बच्चों को सॉल्व करने में। उसके बाद इनमें से कौन प्रस्तावना का भाग है? अब फिर वही क्वेश्चन पूछा गया कि प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है। तो प्रजातांत्रिक गणराज्य बिल्कुल लिखा है, राज्य की प्रकृति बिल्कुल लिखा है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा अभी मैंने बताया, भारत के लोक संवैधानिक स्रोत, ये सब भी लिखा है। यानी यहां पर ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मूल अधिकार को इंगित करता है? तो पहले तो ये समझ लो मूल अधिकार क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था इसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। यानी आपका खुद का अधिकार क्या है देश में। जैसे आपको स्वतंत्रता मिलेगी, फ्री कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, आर्टिकल 21 के ए के तहत 21 में ही शिक्षा का अधिकार भी आता है। तो आपको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, धर्म चुनने का अधिकार मिलेगा, अभिव्यक्ति की आजादी मिलेगी, घूमने की स्वतंत्रता होगी, कुछ भी व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी, बोलने की स्वतंत्रता होगी। ये सभी जो राइट्स आपको मिलेंगे वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके। तो ये जो आपका है 12 से 32 होता है, ये एकदम एग्जैक्टली याद कर लो। 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक आपका मूल अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल 21 के ए में संशोधन करके 42वें संशोधन करके सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। यह भी चीज आप याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वो भैया संशोधन 42 संशोधन, ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के द्वारा ये वर्ड्स जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। और ये किसके टाइम में जोड़े गए थे? इंदिरा गांधी के टाइम में जोड़े गए थे, जब ये प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? तो मैंने अभी आपको बताया कि निरपेक्षता का मतलब हम सभी धर्म को समान दृष्टि से देखेंगे, सर्वधर्म समभाव की भावना रखेंगे, सारे धर्मों में समान भावना रखेंगे। प्रजातांत्रिक शब्द का मूल क्या मतलब होता है? देखो, प्रजातांत्रिक का मतलब होता है कि प्रजा के लिए एक तंत्र का निर्माण करना और उसके सुख दुख को समझते हुए उनके लिए काम करना। उसके लिए हमारे संविधान में चुनाव का एक जो है वयस्क मतदान का व्यवस्था किया गया है। उसके तहत जो है आप सरकार चुनते हो। सरकार का एकमात्र कर्तव्य यही होता है संवैधानिक दृष्टि से कि वे अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाए रखकर उनके लिए अक्षुण्ण प्रयास करे, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करे। तो प्रजा मतलब लोकतंत्र मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके लिए काम किया जा सके, यानी लोगों के लिए काम किया जाए, तो वो प्रजातांत्रिक शब्द का मतलब होगा। गणतंत्र से आप क्या समझते हैं? गणतंत्र को रिपब्लिक भी बोला जाता है। तो रिपब्लिक में क्या होता है? शासन व्यवस्था पूरी आ जाती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये सब व्यवस्थाएं हैं, यानी प्रशासनिक कार्य इसमें आते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भैया देखो, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है। तो ये प्रस्तावना से ये भी क्वेश्चन निकला हुआ है कि कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो लोक प्रभुता पर आधारित। तो बिल्कुल भैया लोक प्रभुता संपन्न, अभी मैंने बताया था, समाजवादी है ही है, समानता है ही है,
केवल कठोर नहीं है, कठोर और लचीला दोनों है। अभी मैंने बोला था कठोर लचीला दोनों है, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। एकल नागरिकता में संशोधन अभी हाल ही में कब किया गया, तो वो 24 अगस्त 2005 में किया गया है। ये संशोधन एकल नागरिकता में की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा। तो अभी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला कि 21 का ए होगा। इनमें से कौन समवर्ती सूची का अंग नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए 3 तरह की सूची होती है। एक बार कमेंट्स करके सारे बच्चे बताएंगे, अभी डिटेल में आपको नीचे बता दूंगा। यहां पर पूछा गया है कौन सा अंग नहीं है, तो ये भैया सभी हैं। कौन सा अंग है पूछा गया है, तो ये सभी हैं। प्राविधिक शिक्षा को टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन बोलते हैं, वैज्ञानिक एजुकेशन को साइंटिफिक एजुकेशन, और आर्थिक सामाजिक नियोजन इकोनॉमिक एंड सोशल जो है वेलफेयर का काम है। तो यहाँ पे ये सारे जो है केंद्र के हाथ में होता है ये, ठीक है। समवर्ती सूची का सारा कार्य किसके हाथ में होता है, केंद्र के हाथ में होता है। अभी मैं आपको बता दूंगा समवर्ती सूची में क्या क्या लिखा गया है। उसके बाद शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की, ये सेंटेंस किसका है, एसी छागला का है, पूछा जा सकता है, ठीक है। जाकिर हुसैन बहुत लोग लगा देते हैं बट होगा नहीं। संविधान लोकतंत्र का पूरक है। देखो संविधान लोकतंत्र का पूरक क्यों है, इसमें समझना है कि लोकतंत्र जो चलता है वो संवैधानिक दृष्टि से चलता है, उनके मूल्यों पर चलता है, इसीलिए ये लोकतंत्र का पूरक है। अब आपको मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, और समझाना ये चाहता हूं एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से कि आपके एग्जाम में अगर थोड़ा सा आउट ऑफ बी होके वो पूछें तो क्या पूछेंगे। भारतीय संविधान की विशेषता पूछेंगे। कितने वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, बस खाली उसको सुनते चलना है कि क्या विशेषता है। देखो भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि लोक प्रभुता पर आधारित संविधान है, लिखित और व्यापक सर्वाधिक जो है व्यापक संविधान है, संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई है। उसके बाद समाजवादी राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करी गई है, ग्राम पंचायत की स्थापना करी गई है, जो है विश्व शांति का समर्थक है हमारा संविधान, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव भी करवाता है जिससे राज्य की सरकारें केंद्र की सरकारें चुनी जाती हैं, कठोर एवं लचीले का समन्वयन है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, एकात्म संघात्मक शासन है। संघात्मक का मतलब सारा अधिकार जो है वो किसके हाथ में है, संघ के हाथ में है, और संघ ही राज्य को अधिकार देता है, इसको एक संघात्मक शासन बोला जाता है। और अगर आप संघात्मक से कुछ ना समझ पाए तो ये समझिए कि राज्य के भी हाथ में अधिकार है और संघ के हाथ में भी अधिकार है, बट सबसे ज्यादा जो अधिकार है वो संघ के हाथ में है। उसके बाद में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य की बात हुई है, आर्थिक समानता की बात हुई है, वयस्क मतदान की बात हुई है, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, राज्य किस किस आधार पर काम करेगा, इसकी भी बात संविधान में हुई है। न्याय सर्वोच्चता की बात हुई है जिसके लिए न्यायपालिका रखा गया है, संसदीय सर्वोच्चता की बात हुई है जिसमें राज्यसभा लोकसभा को रखा गया है, वयस्क मताधिकार की बात हुई है, अल्पसंख्यक पिछड़ा कल्याण पिछड़े वर्ग के कल्याण की बातें इसमें करी गई हैं, एकल नागरिकता की बात की गई है जिसको 24 अगस्त 2005 में इसको संशोधन किया गया, संकटकालीन प्रभाव इमरजेंसी सिचुएशन भी रखा गया है कि अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाता है तो राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था की भी परिकल्पना की गई है कि एक राष्ट्रभाषा बनाओ, जैसे हिंदी को एक राज्य भाषा का दर्जा भी मिला है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा है, तो उसको आपको राज्य भाषा लगाना है ना कि राष्ट्रभाषा लगाना है। उसके बाद आपसे यह क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं कि मूल अधिकार अल्पसंख्यक प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा क्या होनी चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि मूल अधिकार के तहत अगर आप अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा दे रहे हो तो उनकी भाषा क्या होनी चाहिए, उनकी भाषा मातृभाषा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्षेत्रीय भाषा चिल्लाते हैं बट क्षेत्रीय भाषा नहीं होगा, यहाँ मातृभाषा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। उच्च शिक्षा और शोध का ये जो कर्तव्य है वो किसके हाथ में है, तो उच्च शिक्षा पर काम करने का जो कार्य है वो केंद्र के हाथ में आता है, ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। स्टेट के हाथ में नहीं होता, केंद्र, जैसे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारे जो यूनिवर्सिटी हैं ये सब केंद्र के हाथ में है, इनको केंद्र शासित यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय बोला जाता है। उसके बाद धारा 350A के तहत प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, और ये जो कार्य है वो किसके हाथ में होता है, ये कार्य राज्य के हाथ में और स्थानीय
स्थानीय प्रशासन के हाथ में होता है। अब आप ध्यान से सुन लो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम केंद्र के हाथ में होता है और प्राथमिक शिक्षा का कार्य राज्य के हाथ में होता है और स्थानीय प्रशासन के हाथ में होता है। और आपको प्राथमिक शिक्षा देनी किसमें है? मातृभाषा में देनी है। बात समझ गए? उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और सुन लो। धारा 343 के तहत 343 के तहत इसमें हिंदी संघ की राजभाषा होगी। तो ये याद रखना, हिंदी राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा है। समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं, मैं आपको बता देता हूं वो विषय कौन कौन से हैं, ध्यान से सुन लो। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, व्यावसायिक एवं प्राविधिक नियोजन, प्राविधिक मतलब टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्राविधिक शिक्षा वही टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, हिंदी का विकास और उसका समन्वय, राष्ट्रीय एकता और संस्कृति का संरक्षण, शैक्षिक अनुसंधानों का विकास, अल्पसंख्यक एससी जो शेड्यूल कास्ट हैं उनका कल्याण, छात्रवृत्ति की व्यवस्था। अब ये जो छात्रवृत्ति भी आपको मिलती है ये भी एक संवैधानिक प्रावधान है, इसलिए गवर्नमेंट को देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट वही करेगी जो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान को हटा दो तो फिर गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? तानाशाह हो जाएगी। समझ रहे हो? जिसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। इसीलिए संविधान से देश चलता है, इसीलिए देश को लोकतांत्रिक देश बोलते हैं, यानी एक संविधान के रूल के अकॉर्डिंग ये चीज चल रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब करके जाना, अपने मित्रों के बीच में बताना। प्रगति पथ आपके साथ किस दृढ़ प्रतिज्ञा और आशा के साथ और एकदम जिज्ञासा के साथ लगा हुआ है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। वीडियो कैसी लगी एक बार कॉमेंट कर देना। और भी वीडियोज आएंगे, लगातार मैं कवर कर रहा हूं, सारे टॉपिक 5 यूनिट को कवर कर दूंगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।